हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो हम कर रहे थे टेस्ट नंबर 7 जो कि विजन आईएएस का था। तो 42 नंबर तक का क्वेश्चन हमने कर लिया था और हमको करना था इसके आगे। एक्चुअली क्या था, वीडियो थोड़ा वहीं पर क्लोज हो गया था, इसलिए मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है सेकेंड पार्ट। कोई बात नहीं, सब एक ही पार्ट में आपको मिलेगा, यही सेकेंड पार्ट में हो गया। तो 43 नंबर के क्वेश्चन पे हम थे, तो चलिए यहाँ से हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन जो कि इकोनॉमी का हम कर रहे थे। तो पहला इसमें जो 43 नंबर का क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, सामान्य स्थिति दृष्टिकोण को केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार मानता है जिसके पास सर्वेक्षण तिथि से पहले 365 दिनों की अवधि के दौरान कोई लाभदायक कार्य नहीं था। और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण दीर्घकालिक खुली स्थायी बेरोजगारी के निर्धारण में उपयोगी है, किंतु मौसमी रोजगार के निर्धारण में नहीं है। पूछ रहे इसमें से कौन सा सही है। तो आपको पता होगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श रिपोर्ट, ये जो है एनएसएसओ बोलते हैं इसको, एनएसएसओ रोजगार बेरोजगारी पर आंकड़ों का मुख्य स्रोत होता है ये। तो इसमें जो पहला है तो सही है, समान स्थिति दृष्टिकोण केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार मानता है जिनके पास सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों की अवधि के दौरान कोई लाभदायक कार्य नहीं था। ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण दीर्घकालिक खुली स्थायी बेरोजगारी के निर्धारण में उपयोगी है, किंतु मौसमी रोजगार के निर्धारण नहीं है। तो देखिए जो ये है वर्तमान साप्ताहिक रिपोर्ट, जब ये सर्वेक्षण तिथि से ठीक पहले जो है 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर यह जो है कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण करता है। इसे उस व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक की स्थिति के रूप में जाना जाता है। ये दीर्घकालिक खुली अस्थायी बेरोजगारी है और मौसमी बेरोजगारी दोनों को दर्शाता है। और इसमें दिया है कि एक को नहीं दर्शाता है तो गलत हो जाएगा, केवल A1 सही है। 44 राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, ये क्या है, एनपीपीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक रसायन उर्वरक मंत्रालय के औसत विभाग का एक संलग्न कार्यालय है और यह औषधि आदेश 2013 के तहत औषधि की कीमतों को विनियमित करता है। यह वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के अनुरूप औषधि की कीमतों को समायोजित करता है। तो ये जो है कौन सा सही इसमें, पहला सही है इसमें। यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औसत विभाग का एक संलग्न कार्यालय है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। यह औसत मतलब मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत औषधि की कीमतों को नियमित करता है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है इसमें क्या है, यह वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के अनुरूप औषधि की कीमतों को समायोजित करता है। क्या ये सही है? तो ये गलत है, ठीक है स्टेटमेंट। क्योंकि एनपीपी थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई के आधार पर जो है औषधियों की कीमतों में वार्षिक संशोधन करता है। ये हो जाएगा गलत और दो ही स्टेटमेंट सही है। नई औद्योगिक नीति 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह है, इसका उद्देश्य सरकारी नियंत्रण में आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी करके सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को घटाना है। इस नीति ने एकाधिकार एवं प्रबंधात्मक व्यापार व्यवहार की सीमाओं को समाप्त करके प्रतिस्पर्धा के नियमों में राहत दी। ये दोनों कथन सही है। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोष भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से राजस्व प्राप्त करता है। और इसमें है तो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष है, या राष्ट्रीय विकास कोष है, या राष्ट्रीय निवेश कोष है, या फिर भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि। किसके बारे में बोल रहा है? भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश की।
पहले जान लीजिए विनिवेश क्या होता है। यह होता है सरकार द्वारा परिसंपत्तियां, विशेष रूप से केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल परिसंपत्तियों की बिक्री या परिमापन करना इसका काम होता है। भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के प्राप्त राजस्व राष्ट्रीय निवेश से होते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972 के तहत चाइल्ड केयर लीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 1 वर्ष की सीसीएल की अनुमति होती है, मतलब के चाइल्ड केयर लीव की। और जो है दिव्यांग बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है। किसी महिला को चाइल्ड केयर लीव देने से मना करना संविधान का उल्लंघन है। तो पहला गलत है। ये जो है 1 वर्ष, तो ये जो है केंद्रीय सिविल सेवा जो 1972 के नियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 1 वर्ष से जो है 1 वर्ष से अधिक टाइम नहीं दिया जाता। 1 वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष, मतलब 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव दी जाती है 2 वर्ष की। और दूसरा है दिव्यांग बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है, ये बात सही है। और किसी महिला को चाइल्ड केयर लीव देने से मना करना संविधान का उल्लंघन है। ये जो है ये बात भी सही है, क्योंकि अनुच्छेद 15 द्वारा संरक्षित है ये। और महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव से वंचित करना संवैधानिक होगा, क्योंकि अनुच्छेद 15 के तहत ये दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें 2 सही है। भारतीय प्रतिभूति की विनिमय बोर्ड संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ब्रोकर, अंडरराइटर और म्यूचुअल फंड जैसे सभी माध्यमों को विनियमित करता है। एक सही है, 2 सही है, दोनों या न तो या न तो। तो जो सेबी है ये अर्धविधायी और अर्धन्यायिक निकाय है। तो ये आपको पता है जांच करता है, निर्णय लेता है, दंड लगाना, सब काम तो है ही इसका। और ये जो पहला सही है वैधानिक निकाय है, क्योंकि ये जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 12 अप्रैल 1988 को एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। और यह जो है यह स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ब्रोकर, अंडरराइटर और म्यूचुअल फंड जैसे सभी माध्यमों को विनियमित करता है। ये बात भी सही है, तो दोनों ही कथन सही है। 49 है, उचित एवं लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित गारंटीकृत मूल्य है जो कृषकों को निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि के लिए उचित क्षतिपूर्ति निश्चित करता है। चावल, गन्ना, कपास, लघु वनोपज। तो ये करता है गन्ना के लिए। एफआरपी तो गन्ना के लिए होता है ना, उचित लाभकारी मूल्य। यह भारत सरकार द्वारा गन्ना कृषकों में उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु दिया जाता है। प्रशांत चंद्र महानोबिस, जिन्हें भारतीय योजनाओं के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी थे? इनका तो आप सबको पता होगा, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में थे। भारत की पंचवर्षीय योजना आपको पता है ही है, जो कि अब नीति आयोग में कन्वर्ट हो गई है। रेपो दर में कमी में से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है। रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है। ऊपर इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था में कुशल मौद्रिक नीति का संचालन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है। तो ये पहला गलत है, क्योंकि रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है, गलत है। रेपो दर को कम किए जाने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम होती है ना। मुद्रा की रेपो दर को कम किए जाने से रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति। ये पूछ रहा है कौन सी स्थिति अर्थव्यवस्था में कुशल मौद्रिक नीति का संचरण है। देखिए, केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर को कम करने के कारण वाणिज्यिक बैंकों के केंद्रीय बैंक से सुरक्षित मतलब आरक्षित मुद्रा उधार लेता है, और जिससे सस्ता हो जाता है, और इसमें बैंकिंग प्रणाली में अधिक से अधिक धन संचार भी होता है, जिस संभावित रूप से मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। ठीक है। और मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि के कारण ब्याज दरें कम हो जाती हैं और व्यवसायों को उपभोक्ता को उधार देने हेतु प्रेरित किया जाता है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का बढ़ावा मिलता है।
इसमें बोल रहा है रेपो दर की कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती नहीं। कमी कहाँ से आएगी? मुद्रा बढ़ जाएंगी और फिर वहां पर महंगाई भी बढ़ेगी। रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है। वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है, ये सही है। तो केवल 20 सही है। और यह निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, रसायनों का अत्यधिक उपयोग, मोनोक्रॉपिंग और भौम जल की कमी। भारत में हरित क्रांति के उपयुक्त में से कितने परिणाम हैं? 1, 2, 3, 1 हो सभी चारों। तो चारों चीजें होंगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 53। यह भारत में सूक्ष्म बीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच बीमा कवरेज को बढ़ावा देना है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। सूक्ष्म बीमा में सामान्य बीमा पॉलिसियों के साथ साथ जीवन बीमा पॉलिसियों को भी शामिल कर सकती है। 1, 2, 3 कौन सा सही है इसमें? पहला सही है। इसका उद्देश्य समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बीच बीमा कवरेज को बढ़ावा देना है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है एलआईसी को। क्या सही है? तो ये गलत है, क्योंकि जो आपका ये है भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, जिसे IRDA बोलते हैं, इसके द्वारा विनियमित होता है, ना कि RBI द्वारा। और सूक्ष्म बीमा में सामान्य बीमा पॉलिसियों के साथ साथ जीवन बीमा पॉलिसियों को शामिल करता है, ये सही है। तो 2 सही है, ऑप्शन बी। 54 है। जब लोग किसी ऐसी नौकरी में नियोजित होते हैं जहां उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं रोजगार की अवसर लागत, अल्प रोजगार, अनौपचारिक रोजगार और प्रचंड बेरोजगारी। इसे बोलते हैं प्रचंड बेरोजगारी। सैन्य अभ्यास और सम्मिलित राष्ट्र टाइगर ट्रायम्फ भारत अमेरिका और डस्टलीग जो होता है भारत उज्बेकिस्तान और लामितीये भारत और सेशल्स के बीच कितने युग में सुमेलित हैं? तो ये टाइगर ट्रैम्प जो है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ये सही है। और ये डस्टलिक जो है ये भी सही है, ये भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ये भी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और तीसरा है लैमितीय, तो लैमितीय जो है ये भी सही है, ये होता है भारत और सेशल्स के बीच, तीनों जो मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध स्थापित करता है? लाफर, फिलिप, लॉरेंस या कुजनेट्स वक्र? तो ये है फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र के एक आर्थिक सिद्धांत है जिसके अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक अस्थायी और व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। फिलिप वक्र को विलियम फिलिप्स द्वारा विकसित किया गया था और यह वक्र मतलब दावा करता है कि आर्थिक समृद्धि के साथ मुद्रास्फीति आती है और इसके परिणाम स्वरूप अधिक नौकरियों और कम बेरोजगारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है। प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद डॉक्सिंग मुख्य रूप से संबंधित है ऑनलाइन हैकिंग के विरुद्ध साइबर सुरक्षा अपराध से उपाय से है। और दूसरा है सुरक्षित संचार के लिए एन्क्रिप्शन तकनीक के विकास से, कॉपीराइट सुरक्षा के लिए विधिक प्रक्रियाओं और इंटरनेट पर व्यक्तिगत या निजी जानकारी के अनधिकृत साझाकरण से। तो यही है डी, इंटरनेट पर व्यक्तिगत या निजी जानकारी के अनधिकृत साझाकरण से है। मतलब इसका तात्पर्य ये होता है डॉक्सिंग का कि व्यक्ति द्वारा प्लेटफॉर्म मतलब सोशल मीडिया पर किसी उपयोगकर्ता की निजी जानकारी को एकत्रित करने और उसके बाद उस उपयोगकर्ता को शर्मिंदा या लज्जित करने के प्रयास से जानकारी को प्रकाशित किया जाता है ना। आजकल चीजें ज्यादा हो रही हैं। 58 है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एस्पायर योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करना, कृषि उद्योग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का पंजीकरण करना और मान्यता देना, और संरचना के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। तो यह कृषि उद्योगों के उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करना। एस्पायर का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये कुछ आप भी काम करिए। नेक्स्ट, जलवायु प्रौद्योगिकी के केंद्र नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 2016 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पेरिस शिखर सम्मेलन से की गई थी। CTCN का मुख्य लक्ष्य निम्न कार्बन और जलवायु लचीले विकास के लिए जलवायु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देना है।
सीटीसीएन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्यान्वयन शाखा है। 1, 2, 3 ये कौन सा सही है? तो इसमें जो है पहला सही गलत है, क्योंकि ये जो है ये 2014 में इसकी स्थापना की गई थी ना। तो ये गलत हो जाएगा। 2014 में की गई थी, पहला गलत हुआ। सीटीसीएन का मुख्य लक्ष्य निम्न कार्बन और जलवायु लचीले विकास के लिए जलवायु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देना ही सही है। इसका जो काम है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्यान्वयन शाखा है, ये भी सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक समूह, विश्व आर्थिक मंच या व्यापार विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन? तो ये करता है विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नेक्स्ट है व्हाइट लेबल एटीएम के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो ये शुल्क लेकर सभी बैंक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है। इसका स्वामित्व संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया जाता है। तो ये जो पहला है, ये शुल्क लेकर सभी बैंक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है, ये सही है। तो और दूसरा क्या है? इसका स्वामित्व संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया जाता है। तो ये संचालन जो है इसका इसके ये जो है ये देखिए गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा संचालित होता है। समान तौर पर पारंपरिक एटीएम बैंकों में स्वामित्व में तथा उनके द्वारा संचालित होते हैं। इसके विपरीत व्हाइट लेबल एटीएम जो होता है गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा संचालित होता है। इस संस्थाओं में स्वतंत्र एटीएम और परियोजनाकर्ता, खुदरा कंपनियां और प्रौद्योगिकी फर्म या अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो यही गलत, एक सही है। सरकारी बजट को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किए गए हैं? केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन, और दूसरा है रेल बजट और आम बजट का विलय, और व्यय का योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण। कौन सा किया गया है? देखिए इसमें यही एक ही ये जो है केंद्र प्रायोजित योजना का पुनर्गठन किया गया है, रेल बजट आम बजट का विलय किया गया, ये नहीं किया गया। तो 1, 2 सही है, ऑप्शन ए। क्रिस्टल मेज 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित मिसाइल है। यह 250 किलोमीटर से अधिक दूरी पर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसे लड़ाकू विमान जैसे मतलब उच्च मूल्य वाली स्थिर और स्थानांतरित मतलब स्थानांतरणीय परिसंपत्तियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कितने कथन सही है? 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो पहला गलत है। यह जो है क्रिस्टल मेज 2 जो है इजराइल द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित मिसाइल है, जिसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्य पर सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। और ये दूसरा सही है। ये 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। और तीसरा भी सही है। इसे लड़ाकू विमान जैसे उन्नत मूल्य वाली स्थिर और स्थानांतरित परिसंपत्तियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, द फिस्कल मॉनिटर। 1, 2 सही, 2, 3 सही, 1, 3 सही, 1, 2, 3 सही है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट ये जो है गलत है, ये नहीं होगा। और बाकी ये दोनों है 1 और 3, ऑप्शन से। एकीकृत भुगतान इंटरफेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यूपीआई लाइट ऐप में एक समय से अधिक 2000 रुपए ही रख सकते हैं, लाइट ऐप में। और यूपीआई लाइट भुगतान की पुष्टि करने के लिए उपयोगकर्ता को अपने यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। यूपीआई उपयोगकर्ता को डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग किए बिना कैश डिपॉजिट मशीन पर नकदी जमा करने की अनुमति है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 65 एकीकृत भुगतान इंटरफेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यूपीआई लाइट ऐप में एक समय में अधिकतम 2000 रुपये ही रखे जा सकते हैं।
यूपीआई लाइट भुगतान की पुष्टि करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपना यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। यूपीआई उपयोगकर्ताओं को डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग किए बिना कैश डिपॉजिट मशीन पर नकदी जमा करने की अनुमति देता है। तो ये जो है ये तीनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट है राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का वार्षिक बजट का हिस्सा नहीं है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीतिक विवरण या माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विवरण। तो ये जो होगा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये आरबीआई जारी करता है, आरबीआई के अंतर्गत आता है। बाकी ये तीनों आते हैं आपके बजट के अंतर्गत, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन के अंतर्गत। और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया गया है और चालू वर्ष के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उत्पादन की मात्रा निश्चित रहती है। आपको पता ही होगा आधार वर्ष जो है क्या है, 11-12 है, ना कि 14-15। तो यह है गलत, बाकी दूसरा आपका सही है, बी हो जाएगा। मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मसाला बॉन्ड भारतीय पूंजी बाजार में जारी किए गए लिखित है। इसका उद्देश्य भारत में निजी क्षेत्र की अवसंरचना के विकास में निजी में से संबंधी पहल को सहायता प्रदान करने के लिए धन जुटाना है। ये जो है ये होगा केवल एक सही, एक नहीं, एक गलत होगा, क्योंकि मसाला बॉन्ड भारतीय नहीं बल्कि विदेशी पूंजी बाजार में जारी किया जाता है और बाकी दूसरा सही है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था और रोलिंग प्लान को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान मतलब स्वीकार किए जाने के बाद क्रियान्वित किया गया था। ये जो है पहला आपका गलत है। इसे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं शुरू किया गया था, तब शुरू किया गया था इसको, इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों की विशेष समस्याओं के समाधान के लिए 73-74 में। और ये जो है DPAP मतलब कि सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया। तो ये गलत होगा, दूसरा सही है, ऑप्शन बी। 70 है अनाज के बफर स्टॉक अवधारणा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? पहली, तीसरी, चौथी या 11वीं? तो की गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। बफर स्टॉक से तात्पर्य क्या होता है? वस्तु के ऐसे भंडार हैं जिनका उपयोग मूल्य में उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित आपात स्थितियों को प्रतिसंतुलित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा के चलने वाले प्रणोदन प्रणाली से युक्त होती हैं। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत और रूस के बीच सहयोग के एक भाग के रूप में किया गया है। तो पहला गलत है, कलवरी श्रेणी पनडुब्बियों का भारत के परमाणु प्रणाली से युक्त है, तो ये गलत है। ये डीजल इलेक्ट्रिक है, ना कि परमाणु से संचालित है। और दूसरा कथन भी गलत है, ये बोल रहा है कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत और रूस के बीच सहयोग से हुआ है, तो ये गलत है, क्योंकि कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां भारत और फ्रांस के बीच सहयोग के रूप में निर्मित हुआ था। तो आप समझ जाएगा डी। 72 है बासुकी इंडिकस शब्द प्रायः किसके संदर्भ में सुर्खियों में रहा? भारत में पाए जाने वाले विषैले सांप की एक प्रजाति के जीवाश्म से, पश्चिमी घाट में खोजी गई उभयचर की एक नई प्रजाति से, और केवल हिमालय में पाए जाने वाले औषधि पौधे के या उत्तर पूर्व भारत में पाई जाने वाली प्रारंभिक मानव प्रजाति से। तो ये पहला होगा, भारत में पाई जाने वाली विषैले सांप की एक प्रजाति के जीवाश्म से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्फीतिकारी अंतराल एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां समग्र मांग किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता को कम कर होती है और कर में वृद्धि और अंतरण भुगतान में कमी स्फीतिकारी अंतराल से कम कर सकती है। ये पहला गलत है, क्योंकि स्फीतिकारी अंतराल एक ऐसी स्थिति होती है जिसे संदर्भित करता है जिसमें समग्र मांग एक अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता से अधिक होती है और स्फीतिकारी अंतराल वर्तमान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और पूर्ण रोजगार पर संचालित अर्थव्यवस्था की GDP के अंतर की माप है। ठीक है, तो दूसरा सही है, ऑप्शन बी। एक विदेशी विनिर्माणकर्ता द्वारा एक भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी अर्जित करना जो उसे उनकी ज़रूरतों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। एक विदेशी कंपनी द्वारा एक भारतीय व्यवसाय में निवेश करना
जो उनके मुख्य व्यवसाय संबंधित नहीं है। एक विदेशी कंपनी द्वारा भारत में उसी तरह का व्यवसाय स्थापित करना जैसा वो अपने देश से संचालित करती हैं। ऊपर में से किसे भारत में आने वाले हॉरिजॉन्टल एफडीआई माना जाता है? तो ये पहला तो नहीं है और दूसरा भी नहीं, केवल तीसरा है इसमें। एक विदेशी कंपनी भारत में उसी तरह व्यवसाय स्थापित करना जैसे वह अपने देश के संचालित है, तो ये एफडीआई के अंतर्गत आएगा हॉरिजॉन्टल। तो सी है, तीसरा सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास है, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता। उपरोक्त में से कितने भारत में पंचवर्षीय योजना के प्राथमिक लक्ष्य थे? तो सभी थे, ये सभी। हाल ही में एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन के दुर्लभ मामले में थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम सहित कुछ दुष्प्रभाव थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा थ्रोम्बोसिस शब्द सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें शरीर में असामान्य स्थान रक्त के थक्के जम जाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिनमें हड्डियों के घनत्व में कमी होती है और ये बुजुर्ग आबादी को प्रभावित करती है। हृदय की मांसपेशियों के संकुचन में दिल का दौरा पड़ता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायरल संक्रमण के कारण नसों में सूजन आ जाती है। तो यह है एक दुर्लभ स्थिति जिसमें शरीर में सामान्य स्थानों पर रक्त के थक्के जम जाते हैं। 77 आउटकम बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष के दौरान संगत परिणामों के आधार पर सभी मंत्रालयों के लिए परियोजनावार परिव्यय प्रदान करती है। इसके परिणाम न केवल मौद्रिक इकाइयों या भौतिक संरचना के संदर्भ में बल्कि गुणात्मक लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में भी अपेक्षित परिणाम हैं। तो दोनों ही कथन इसमें सही है, ऑप्शन सी। कुडियाट्टम कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल की एक संस्कृत नाट्य परंपरा है। यह चक्यार समुदाय द्वारा किया जाता है। इसे यूनेस्को की आमूल सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये तीनों ही सही है। 79 यह है भारत में विमानन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। नागर विमानन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 3% से भी कम योगदान करता है। नागर विमानन महानिदेशक नागरिक विमानन के क्षेत्र के लिए एक नियामक की संस्था है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक केवल 200 किमी से 1200 किमी के बीच की दूरी तय करने में उड़ानों पर लागू होगी। कितने सही हैं इसमें से? पहला गलत है। नागर विमानन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 5% जो है 5% से भी कम योगदान करता है। कम नहीं बल्कि 5% का लगभग योगदान करता है और 4 मिलियन लोगों को नौकरी प्रदान करता है। और दूसरा जो है ये सही है। नागर विमानन महानिदेशक नागरिक विमानन के क्षेत्र के लिए एक नियामक संस्था है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक केवल 200 किमी से 1200 किमी के बीच की दूरी तय करने वाले उड़ानों पर लागू होगी। तो ये गलत है। यह उड़ान 200 से लेकर 800 किमी के बीच की दूरी तय करने वाले उड़ानों पर लागू होगी। इसमें पहाड़ी, दूरस्थ, द्वीपीय और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ओनली वन राइट। भारत में निर्वाचनों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। ईवीएम का विनष्ट होना, बूथों का बलात्कार, प्राकृतिक आपदाएं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर मतदाता को अमान्य घोषित करने के लिए उपरोक्त में से कितने कारण वैध हैं? तीनों ही हैं, ऑप्शन सी। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कालेसर वन्यजीव अभयारण्य में प्रस्तावित 4 बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी। इस संदर्भ में भारत के निम्नलिखित राज्यों संघराज्य क्षेत्रों में से कितने कलेमर वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित? इसमें है हरियाणा में। कलेमर वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित हरियाणा में। लेखांकन के संदर्भ में परिवर्तों पर विचार कीजिए। आय, लाभ, बैंक बैलेंस, इक्विटी, शेयर होल्डिंग। उपरोक्त में से कितने को प्रभाव परिवर्तों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? प्रवाह को एक समावधि के लिए परिभाषित किया जाता है और यह आय तथा निर्गत आय और निर्गत जो है अथवा लाभ मतलब लाभ ऐसी संकल्पना है जिसमें तभी अर्थ निकलता है जब अवधि निर्धारित हो। तो ये दोनों ही होंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रायोत्तर भारत में भूमि सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य था? भूमिहीन कृषकों को भूमि का पुनर्वितरण, यही तो था।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 84, एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। भारत एडीबी के 5 सीट सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक है भारत। और दूसरा है वर्तमान में इसके 100 से अधिक मेंबर हैं, तो क्या दूसरा सही है? तो इसमें लगभग 68 मेंबर हैं, 100 से अधिक नहीं है, ये हो जाएगा आपका गलत। और यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के वित्त पोषण प्रदान करता है, तो ये भी गलत है। ये क्षेत्र के विकास उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक और निजी पूंजी के निवेश को बढ़ावा देता है सभी के लिए, तो ये हो जाएगा गलत। केवल एक ही सही है, ऑप्शन ए। भारत में पोत परिवहन के क्षेत्र के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। भारत के व्यापार का मात्रा के हिसाब से लगभग 95%, मूल्य के हिसाब से लगभग 68% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, और अंतर्देशीय जल परिवहन भारत के संगठित माल परिवहन का 2% से भी कम वहन करता है। ये दोनों ही बातें सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और संरचना क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। भारतीय रेलवे लंबाई की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, और ये है राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 10% है। पहला तो सही है, और दूसरा जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो है 2% है, ना कि देखिए कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 2% है, तो ये तो हो जाएगा गलत, एक ही सही है। मूल्यानुसार कर किसी वस्तु के आकलित मूल्य पर आधारित कर होता है, जैसे कि अचल परिसंपत्तियों का व्यक्तिगत संपत्ति। वस्तु एवं सेवा एक मूल्यानुसार कर है, ये दोनों ही सही है। भारत की वित्तीय सूचना एकक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। गृह मंत्रालय के प्रत्येक क्षेत्राधिकार के अधीन कार्य करता है, और ये जो है भारत में बैंकों के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक के लेन देन पर एफआईयू को मासिक नगद लेन देन रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और दूसरा भी गलत है, इसमें 10 लाख रुपए या विदेशी मुद्रा में इसके मुताबिक होता है, तो ये गलत है हुआ, दोनों ही गलत हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल पकाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? मेथनॉल, एथिलीन, प्रोपाइल अल्कोहल या सोडियम कार्बोनेट, तो एथिलीन है ये। और नेक्स्ट है कथन कारण है, सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ सभी को प्राप्त होता है और यह किसी विशेष उपभोक्ता वर्ग तक सीमित नहीं होता है, 90। और दूसरा है सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पाद केवल सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये तो गलत है, केवल सरकार द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक प्रावधान तथा सार्वजनिक उत्पादन में अंतर होता है, और वस्तुओं के सार्वजनिक प्रावधान का अभिप्राय इनका वित्त पोषण बजट के द्वारा होता है तथा बिना कोई प्रत्यक्ष भुगतान किए इनका उपयोग किया जा सकता है। सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र के द्वारा या सरकार के द्वारा किया जा सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला ही सही है, तो ऑप्शन सीधा सा हो जाएगा, एक गलत है, एक सही है, दूसरा गलत है, पहला। 91 है मांग जमा, ये क्या है? निम्नलिखित पर विचार करें। मांग जमा स्वीकार करना, धन प्रेषक सेवाएं, नेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करना, असेवित तथा अल्पसेवित वर्गों को क्रेडिट कार्ड एवं ऋण उपलब्ध कराना। भारत में भुगतान बैंकों द्वारा उपरोक्त में से कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो ये चौथा नहीं होगा, बाकी तीनों होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रायः सुर्खियों में देखी जाने वाली रीजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमिक मैपिंग द ब्लू इकोनॉमिक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई? विश्व बैंक द्वारा, IUCN द्वारा, या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, या WWF द्वारा? तो ये किया गया था IUCN द्वारा। भारत में दूरसंचार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करें। भारत एक अरब से अधिक उपभोक्ता आधार के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी है। पहला सही है, भारत का 1 अरब से अधिक उपभोक्ता आधार के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। और दूसरा इसमें जो है ये गलत है। इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% जो है नहीं, बल्कि 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। और 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 5G नेटवर्क शुरू हो चुकी है, सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2।
लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करें। एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। लोक अदालतों में मामलों का निर्णय करने वाले व्यक्ति सदस्य न्यायिक क्षमता में कार्य करते हैं। इसमें पहला सही है, ये एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। दूसरा भी सही है, इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। तीसरा गलत है, लोक अदालत के मामलों का निर्णय करने वाले व्यक्ति सदस्य न्यायिक क्षमता के कार्य करते हैं, ये गलत है। ये कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था जो लोक अदालत कार्रवाई की प्रकृति न्यायिक नहीं है कहा था, तो ये दो ही सही है। और 95 हाल ही में खोजी गई 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा वाली पट्टदा बेट निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा? ये है गुजरात में। पट्टदा बेट ये गुजरात के कच्छ में पट्टदा बेट नामक स्थान पुरातत्व का खोज किया गया। हड़प्पा बस्ती है और ये प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान समूह है जो जूना खाटिया के निकट अवस्थित है। 96 वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। ये कल व्यापक प्रत्यक्ष कर है, यह संपूर्ण देश में लागू गंतव्य आधारित उपभोग कर है। एक सही, दो सही, दो सही है, ना तो एक ना तो ये जो है केवल दूसरा सही है। कल व्यापक प्रत्यक्ष कर है तो गलत है। तो वस्तु एवं सेवा कर जो है यह निर्माता सेवा प्रदाता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर अर्पित किया जाता है वाला ये व्यापक कर है। पहला तो सही है और पहला गलत है। इसकी वस्तु और उत्पादन बिक्री सेवा के उत्पादन अर्पित किए जाने पर कई करों को प्रतिस्थापित किया गया है। प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह अप्रत्यक्ष है। तो ये गलत है, दूसरा सही है। अपस्फीति है मूल्यों में निरंतर गिरावट और अपस्फीति है मुद्रास्फीति की दर में कमी। पुनस्फीति है आर्थिक सुधार के दौरान मूल्य स्तर में वृद्धि। अपस्फीति मतलब डिसइन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की दर में कमी को संदर्भित करता है और इससे निरंतर गिरावट आती है। सही है, सही नहीं है। अपस्फीति क्या दिया है? निरंतर गिरावट आती है, मुद्रास्फीति की दर में कमी होती है और अपस्फीति में राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार में कमी के लिए मूल्य स्तर में कमी होती है और सामान्य तौर पर अपस्फीति वांछनीय होती है। तो ये गलत है, निरंतर गिरावट थोड़ी होती है। और यह अपस्फीति क्या होती है? यह मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट को संदर्भित करता है। ये दर में कमी करता है और ये मूल्य में निरंतर गिरावट आती है। सही। और ये पुनस्फीति क्या है? पुनस्फीति सही सम्मिलित है, यह आर्थिक सुधार के दौरान मूल्य स्तर में वृद्धि करता है। एक ही सही है। 98 है फसल उत्सव है राज्य। बोहाग बिहू है पश्चिम बंगाल का, पुनांथु तमिलनाडु का है, पोइला बोईसाख है छत्तीसगढ़ का, बिशु है आंध्र प्रदेश का। ये है बोहाग बिहू, ये है उत्सव असम में मनाया जाता है ना, ये गलत हो जाएगा। और ये पुथांडु ये तमिल नववर्ष है, ये सही है। और पोइला बोईसाख ये जो है बंगाल का है, बंगला का, तो ये गलत है, पश्चिम बंगाल का है। और बिशु जो है बिशु है केरल का, तो ये भी गलत है। तो एक ही सम्मिलित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 99 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। CPI के अंतर्गत उन वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है जिन्हें परिवार घरेलू उपभोग के लिए प्राप्त करते हैं। एक रूपता बनाए रखने के लिए CPI में के मौजूदा सभी 4 प्रकारों को एक ही आधार पर रखा गया है। एक सही है। CPI के अंतर्गत उन वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है जिन्हें परिवार घरेलू उपभोग के लिए प्राप्त करते हैं। एक रूपता बनाए रखने के लिए CPI के मौजूदा सभी 4 प्रकारों को एक ही आधार वर्ष पर रखा गया है, तो ये गलत है। सबके लिए अलग अलग है, एक ही आधार वर्ष नहीं है। और ये जो है एक ही सही है। 100 है श्रम बल में 15 से 59 वर्ष के कार्यशील आयु समूह के सभी लोग शामिल हैं और श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या के नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। बेरोजगारी दर को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों से बेरोजगार व्यक्तियों से प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला गलत है। 15 से 59 वर्ष के जो है कार्यशील आयु समूह, इसमें कार्यशील का मतलब ये दिया है, जबकि इसमें बेरोजगार और जो काम करने वाले दोनों को ही इंक्लूड किया गया है, तो ये होगा, इसलिए पहला गलत हो जाएगा और ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन दूसरा तीसरा। तो
डी सही है। तो ये रहा 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, पार्ट 1 2 हो गया है। कोई बात नहीं, आप इसको कर लीजिए, फिर वीडियो का फीडबैक भी दीजिएगा जैसा भी पसंद आए। बाकी इसका टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा इसका पूरा PDF, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।